मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 16 कंप्लीट कर लिया था, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। ये पाठ हमने समझ लिया था। आगे देखते हैं शब्दार्थ और टिप्पणी। तो शब्दार्थ और टिप्पणी में देखते हैं कि परिवर्तन, परिवर्तन मतलब कि बदलाव। सुप्रसिद्ध मतलब कि सर्वश्रेष्ठ। निजी मतलब अपना। उत्तम मतलब श्रेष्ठ। अनुयायी मतलब शिष्य। मुहावरे देखते हैं। गधे को गणित सिखाना मतलब कि व्यर्थ प्रयास करना। ताकते रहना मतलब कि आश्चर्य से देखते ही रहना। पसीने की कमाई मतलब कठिन परिश्रम का फल। और रंग जाना मतलब किसी काम में निमग्न हो जाना। तो अब स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो आंसर लिखिए। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। दूसरा देखते हैं। देखो, हम स्वाध्याय में जितने दिए उतने नहीं देखेंगे, थोड़े एक्स्ट्रा भी देखेंगे। ओके। दूसरा देखते हैं। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया क्या थी? प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया क्या थी? तो आंसर लिखिए। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान और परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। देखो, यहाँ पे लिखा है प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान और परमेश्वर प्राप्ति का उनका एक माध्यम था। देख के लिख लीजिए। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया का उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान और परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। तीसरा क्वेश्चन लिखिए। प्राचीन समय में गुरु को क्या समझा जाता था? प्राचीन समय में गुरु को क्या माना जाता था? क्वेश्चन एक बार रिपीट करती हूँ। प्राचीन समय में गुरु को क्या समझा जाता था या तो क्या माना जाता था? तो आंसर लिखिए। प्राचीन समय में गुरु को साक्षात परमेश्वर समझा जाता था।
परमेश्वर समझा जाता था। फिर से रिपीट करती हूँ। प्राचीन समय में गुरु को साक्षात परमेश्वर माना जाता था। उसके बाद का लिखिए। आज हमारे समाज में कैसी संस्कृति का बोलबाला है। फर्स्ट लाइन में है आज हमारे समाज में कैसी संस्कृति का बोलबाला है। आज हमारे समाज में कैसी संस्कृति का बोलबाला है। आंसर लिखिए। फर्स्ट लाइन में है आज हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। आज हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। उसके बाद का लिखिए। व्यावसायिक संस्कृति की जड़ कहाँ है। व्यावसायिक संस्कृति की जड़ कहाँ है। व्यावसायिक संस्कृति की जड़ कहाँ है। तो आंसर लिखिए। व्यावसायिक संस्कृति की जड़ यूरोप में है। व्यावसायिक संस्कृति की जड़ यूरोप में है। क्लियर। उसके बाद का लिखिए। शिक्षण कार्य आज किसका साधन बन गया है। शिक्षण कार्य आज किसका साधन बन गया है। आंसर लिखिए। शिक्षण कार्य आज पेट पालने का साधन बन गया है। यहाँ पे स्क्रीन पे है। आज शिक्षण कार्य आज पेट पालने का साधन बन गया है। शिक्षण कार्य आज पेट पालने का साधन बन गया है। उसके बाद का लिखिए। सातवां क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में भी है। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे। तो आंसर लिखिए। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर कठोर सपुत्र राग अलापने लगे। अमादेर ठाकुर अल्पविराम अमादेर कठोर सुपुत्र राग अलापने लगे। फिर से। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर या तो अमादेर कठोर सपुत्र राग अलापने लगे। उसके बाद का देखते हैं। आठवां। भारतवासी मालाएं लेकर
किसका स्वागत करने दौड़े। भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े। भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े। तो आंसर लिखिए, भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े। क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमाया था। फिर से रिपीट करते हैं, भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमाया था। उसके बाद का लिखिए, भारत के लोगों को अपनी मूल्यवान चीज़ों का मूल्य कब समझ में आता है। भारत के लोगों को अपनी मूल्यवान चीज़ों का मूल्य कब समझ में आता है। आंसर लिखिए, भारत के लोगों को अपनी मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तब समझ में आता है जब विदेशों में उनकी कदर की जाती है। विदेशों में उनकी कदर की जाती है। भारत के लोगों को अपनी मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तब समझ में आता है जब विदेशों में उनकी कदर की जाती है। उसके बाद का जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, तीसरा, भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते थे। फिर से, भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते थे। तो आंसर लिखिए, भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। उसके बाद का फोर्थ वाला टेक्स्ट बुक में है, लिखिए, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है। भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है। तो आंसर लिखिए, भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है। डैश करके लिखिए, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है।
मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियाँ होने की भी योग्यता मुझ में नहीं है। यहाँ लिखा है मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। फिर से भगवान ईशा का यह कथन सदा स्मरणीय है कि मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। उसके बाद का जो टेक्स्ट बुक में है, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? तो आंसर लिखिए। गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं। गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है। गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं फिर से रिपीट करती हूँ। गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। उसके बाद का लिखिए, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई देता है? भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आंसर लिखिए। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी साधुओं अल्पविराम पहलवानों और संगीतकारों में दिखाई देता है। फिर से एक बार आंसर रीड कर लेते हैं। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी साधुओं अल्पविराम पहलवानों और संगीतकारों में दिखाई देता है। तो यहाँ हमारा जो 1 सेंटेंस आंसर था वो ख़त्म होता है। उसके बाद है सेकेंड नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? तो आंसर लिखिए। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है।
गुरु वेतनभोगी हो गए हैं, गुरु वेतनभोगी हो गए हैं, गुरु वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में, आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता, आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता, आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में, गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है, जमीन आसमान का अंतर आ गया है, जमीन आसमान का अंतर आ गया है। पूरा आंसर एक बार रिपीट करती हूँ। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु के परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? आंसर, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है। पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है। उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। दोबारा आंसर देखते हैं। पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है। उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। तीसरा क्वेश्चन है, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? तो आंसर लिखिए। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के
शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बंगालवासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। पूरा आंसर फिर से रिपीट करते हैं। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बंगालवासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के ही नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। 3 प्रश्न यहाँ थे। हम एक चौथा लिखते हैं कि गामा पहलवान ने भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में क्या कहा। गामा पहलवान ने भारत की गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में क्या कहा। तो आंसर लिखिए। एक पारसी पत्रकार ने गामा पहलवान से पूछा था कि विश्व के पहलवानों को ललकारने के पहले आप अपने अमुक शिष्य को कुश्ती में जीतकर क्यों नहीं दिखाते। क्वेश्चन मार्क। उत्तर में गामा ने कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। हम लोगों में वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा का महत्व है। हम चाहते हैं कि
हम अपने शिष्यों से कम रहे, हम अपने शिष्यों से कम रहे। वे संसार में मुझसे अधिक नाम कमाए, वे संसार में मुझसे अधिक नाम कमाए। एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं। एक पारसी पत्रकार ने गामा पहलवान से पूछा था कि विश्व के पहलवानों को ललकार करने से पहले आप अपने अमुक शिष्य को कुश्ती में जीतकर क्यों नहीं दिखाते? उत्तर में गामा ने कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। हम लोगों में वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा का महत्व है। हम चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम रहे, वे संसार में मुझसे अधिक नाम कमावे। तो यहाँ हमारा जो ये सविस्तार उत्तर थे वो ख़त्म हुए। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन देखेंगे। ओके, पर आज कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। बाकी जितना आज लिखवाया उतना फिर बुक में लिख डालना, यही आपका होमवर्क है। होमवर्क भेज देना। ओके, थैंक यू।